आज के आधुनिक दिमाग के लिए महासागर केवल एक रास्ता है जिसे पार करना होता है। हम इसके ऊपर से उड़ते हैं। हम लोहे के इंजनों और जीपीएस सैटेलाइट्स की मदद से इसका सीना चीरते हुए निकल जाते। लेकिन 9वीं सदी के उन नॉर्स नाविकों के लिए अटलांटिक कोई रास्ता नहीं था। वह एक देवता था, एक अराजक, बदलता हुआ बियाबान जिसे वे ऊटांगार्ड कहते थे, यानी सीमाओं से परे की दुनिया। एक ऐसी जगह जहां इंसानों का कोई काम नहीं था। और फिर भी सन 800 से 1050 ईस्वी के बीच इन लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिना किसी चुंबकीय कंपास के, बिना किसी सेक्सटेंट के, बिना किसी नक्शे के, उन्होंने नॉर्वे से आइसलैंड तक का सफर तय किया, आइसलैंड से ग्रीनलैंड और अंत में उत्तरी अमेरिका के तटों तक। इतिहास अक्सर उन्हें केवल किस्मत के धनी जंगली कहकर खारिज कर देता है, लेकिन यह झूठ है। वाइकिंग्स अपने युग के सबसे महान समुद्री वैज्ञानिक थे। उन्होंने समुद्र में केवल जान नहीं बचाई, उन्होंने समुद्र की भाषा को पढ़ना सीख लिया था। नौकाचालन की शुरुआत आंखों से नहीं बल्कि शरीर से होती थी। इसे हम सेंसरी नेविगेशन कहते हैं। वे समझते थे कि समुद्र हर जगह एक जैसा नहीं होता। जैसे जैसे आप ग्लेशियरों के पिघले हुए पानी या नदियों के मुहाने के करीब आते हैं, पानी का खारापन, उसकी लवणता बदल जाती है। एक वाइकिंग नाविक पानी का स्वाद चखकर बता सकता था कि जमीन कितनी दूर है। वे तापमान के बदलाव को महसूस कर सकते थे। वे जानते थे कि उत्तरी अटलांटिक की धाराएं किसी राजमार्ग की तरह पक्की हैं। अगर पानी अचानक काटने वाली ठंडक देने लगे तो वे आर्कटिक धाराओं के करीब थे, और अगर पानी गर्म हो जाए तो वे गल्फ स्ट्रीम में थे। वे जीव विज्ञान के उस्ताद थे। उन्होंने व्हेल मछलियों के प्रवास के रास्तों को याद कर रखा था। वे जानते थे कि व्हेल की अलग अलग प्रजातियां महाद्वीपीय किनारों के पास इकट्ठा होती हैं, जहां समुद्र की गहराई कम होती है और पोषक तत्व मिलते हैं। व्हेल को देखने का मतलब था अपने नीचे के पानी की गहराई को जानना। लेकिन जीव विज्ञान का एक और उपयोग भी था। इसका जिक्र हमें लैंडनामा बॉक यानी बस्तियों की किताब में मिलता है। यह कहानी है फ्लोकी विल्गरदार्सन की, वह व्यक्ति जिसने आइसलैंड को उसका नाम दिया। इतिहास उसे राफना फ्लोकी या रेवेन फ्लोकी के नाम से याद करता है। नॉर्स लोग जानते थे कि समुद्री पक्षी जैसे कि सीगल्स जमीन खोजने के लिए बेकार हैं, क्योंकि वे शिकार के लिए समुद्र में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लेकिन रेवेन यानी काला कौआ एक जमीनी पक्षी है। वह तैर नहीं सकता। उसे खुले समुद्र से नफरत है। फ्लोकी ने एक बेहद सरल तरीका अपनाया। वह एक रेवेन को आजाद करता था। अगर पक्षी ऊपर जाकर गोल घूमता और वापस जहाज पर आ जाता तो इसका मतलब था कि आगे सिवाय समुद्र के कुछ नहीं है। लेकिन अगर वह सीधा उड़ जाता और वापस न आता तो समझ लीजिए उसने जमीन देख ली है। जहाज बस उस पक्षी के पीछे चल पड़ता था। लेकिन उत्तरी अटलांटिक में ठंड से भी ज्यादा खतरनाक एक और दुश्मन है, कोहरा। गर्मियों में उत्तरी इलाकों में सूरज कभी पूरी तरह नहीं डूबता, लेकिन वह कई दिनों तक बादलों की मोटी चादर के पीछे छिपा रह सकता है। बिना सूरज के दिशा तय करना नामुमकिन था। यहां रास्ता भटकने का मतलब था भूख से मौत। यहीं पर इतिहास किंवदंती बन जाता है और विज्ञान उसे वापस हकीकत में लाता है। वाइकिंग गाथाएं एक जादुई सोलारिस्टिन यानी सनस्टोन की बात करती हैं। एक सदी तक पुरातत्वविदों ने इसे केवल एक मिथक माना। यह कोई जादू नहीं था, यह भौतिक विज्ञान था। अब हम जानते हैं कि वह शायद ऑप्टिकल कैल्साइट पत्थर था। इस क्रिस्टल में डबल रिफ्रैक्शन यानी दोहरे अपवर्तन का गुण होता है। जब सूरज बादलों के पीछे पूरी तरह छिपा होता है, तब भी सूरज की रोशनी पोलराइज्ड होती है। यह क्रिस्टल एक फिल्टर की तरह काम करता था। क्रिस्टल को घुमाकर और रोशनी के बदलाव को स्कैन करके एक वाइकिंग नाविक उस अदृश्य सूरज की सटीक स्थिति का पता लगा सकता था, वह भी 1 डिग्री की सटीकता के साथ। वे बिना आसमान देखे सच्चे उत्तर दिशा को खोज सकते थे। यही वह तकनीक थी जिसने पश्चिम के दरवाजे खोले।
कोलंबस से बहुत पहले और यूरोप में मैग्नेटिक कंपास आने से सदियों पहले वाइकिंग्स ने उस दुनिया का नक्शा बना लिया था जो बाकियों के लिए अज्ञात थी। वे केवल खून खराबे वाले योद्धा नहीं थे, वे जिज्ञासा से भरे थे। उन्होंने हवा, लहरों, पक्षियों और खुद रोशनी पर महारत हासिल की थी। वाइकिंग्स ने अटलांटिक पर विजय इसलिए नहीं पाई क्योंकि वे निडर थे। उन्होंने विजय इसलिए पाई क्योंकि वे सतर्क थे।